हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एसपी कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस बेहतरीन चैनल पर। तो उम्मीद है डीएनए पैकेजिंग वाली क्लास आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी और शायद आप सभी लोगों को सूचना मिल गई हो कि इस बार बोर्ड एग्ज़ाम थोड़ा सा डिले होने के चांसेस हैं, क्योंकि 10 या 12 वर्ष के बाद महाकुंभ मेले का आयोजन हो रहा है, जो कि 14 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी तक रहेगा। तो ऐसे में प्रयागराज में जब ये महाकुंभ मेला हो रहा है तो एग्ज़ाम के डिले होने के चांसेस बिल्कुल 100% हैं। तो उम्मीद ये करते हैं कि फरवरी में एग्ज़ाम नहीं होंगे, मार्च में ही आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। तो मैं ये कहूँगा थोड़ा समय आपको ज़्यादा मिल गया है, मान के चलिए लगभग 15 से 20 दिनों का, लेकिन फिर भी आप ये समझिए कि आपके एग्ज़ाम फरवरी में ही हो रहे हैं, जिससे आप और अच्छी तरह से तैयारी कर पाएँ और अच्छा कर पाएँ। तो कल वाली क्लास आपको शायद अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, डीएनए के पैकेजिंग वाली क्लास में। और आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि डीएनए को ही क्यों आनुवंशिक पदार्थ कहा गया। देखिए, डीएनए के अलावा जब हम बात करते हैं तो डीएनए को छोड़ करके जब हम प्रोटीन और आरएनए की बात करते हैं तो प्रोटीन और आरएनए में हम कहेंगे आरएनए के पास भी कुछ ऐसे गुण होते हैं जो कि डीएनए में समानता प्रकट करते हैं। लेकिन जब प्रोटीन की बात की जाए तो प्रोटीन भी, अगर ऐसे कहा जाए कि प्रत्येक व्यक्ति का डीएनए क्या होता है अलग अलग, तो डीएनए क्या है, बहुत ही डाइवर्स है। लेकिन आप सोच लीजिए, प्रोटीन उससे भी ज्यादा डाइवर्स है, फिर भी डीएनए को ही आनुवंशिक पदार्थ कहा गया, प्रोटीन को आनुवंशिक पदार्थ नहीं कहा गया। यहां पर एक समय प्रोटीन को तो बुरा लगा होगा कि उसे क्यों नहीं आनुवंशिक पदार्थ कहा गया। तो आनुवंशिक पदार्थ होने के लिए कुछ ऐसे विशेष गुण होने चाहिए कि जिससे यह प्रदर्शित हो सके कि कोई लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या हो रहा है, स्थानांतरित हो रहा है। तो वो कार्य कौन कर रहा था, वो डीएनए कार्य कर रहा था। इसलिए प्रोटीन को और आरएनए को आनुवंशिक पदार्थ नहीं कहा गया। हालांकि कुछ वायरसों में, जैसे आप रेट्रो वायरस को जरूर जानते होंगे, कुछ वायरसों में आरएनए को जेनेटिक मटेरियल की तरह रखा जाता है या माना जाता है। तो यहां पर हम कहेंगे कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसी सीरीज में ग्रिफिथ का प्रयोग पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ चीजों को जान लेंगे जिससे हमें इस क्लास को समझने में ज्यादा समस्या ना हो या ज्यादा परेशानी ना हो। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, ये कैसे और किस प्रकार से सिद्ध हुआ। तो आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। क्या कहेंगे, डीएनए एक क्या कहेंगे, आनुवंशिक पदार्थ है। इसी बात को हम पढ़ने वाले हैं। अब इसके लिए किस किस वैज्ञानिक ने कौन कौन से प्रयोग दिए, कैसे उन्होंने ये चीज सिद्ध किया, इस चीज को हम पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर हम कहेंगे कि भाई आनुवंशिक पदार्थ वाली क्लास में आपने क्या समझा था कि डीएनए क्या है बेटा, आनुवंशिक पदार्थ है। और आनुवंशिक पदार्थ वो होगा जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है, उसे हम क्या कहेंगे, आनुवंशिक पदार्थ कहेंगे। उसी को हम क्या कहेंगे, आनुवंशिक पदार्थ। तो ये बात अगर आप अच्छी तरह से पहले की क्लास को अटेंड करके आप समझ चुके हैं तो आपको ये क्लास समझ में ज्यादा समस्याएं नहीं आएंगी। तो अब इस वीडियो के माध्यम से, अब इस क्लास के माध्यम से हम उस पर प्रयोग पढ़ने वाले हैं। उस पर क्या पढ़ने वाले हैं, प्रयोग। तो प्रथम प्रयोग, भाई इस पर आनुवंशिक पदार्थ है, इसका प्रथम प्रयोग कौन सा, प्रथम प्रयोग। अब ये मैं क्यों लिख रहा हूं कि ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऐसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भाई पहला प्रयोग किसने किया, दूसरा प्रयोग किसने किया और तीसरा प्रयोग किसने किया, या अंतिम प्रमाण किसने दिया। प्रथम प्रमाण ग्रिफिथ का प्रयोग पढ़ा जाता है, द्वितीय जो पढ़ा जाता है एवरी, मैक्लियोड और मार्केटिन, और तृतीय हर्शे और चेज का प्रयोग पढ़ते हैं। तो इस बात को बहुत अच्छी तरह से याद रखें कि ये क्रम जो है, इसीलिए सभी पर हम लिखते हुए चलेंगे कि प्रथम प्रयोग, हम कौन सा लिखेंगे, प्रथम प्रयोग।
तो प्रथम प्रयोग जो दिया था वो किसने दिया था? वो प्रयोग प्रस्तुत किया था किसने? उसी को कहा गया था ग्रिफिथ का प्रयोग, ग्रिफिथ का प्रयोग। ठीक है, अब इस ग्रिफिथ के प्रयोग के बारे में कुछ जानकारियां आपको होनी चाहिए और वो जानकारियां मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो ये जानकारियां आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। अब देखिए, इसमें हम कहेंगे कि जब हम ग्रिफिथ के प्रयोग के बारे में आते हैं तो सबसे पहली बात कि ग्रिफिथ ने प्रयोग किया तो किया किस पर? ग्रिफिथ ने प्रयोग किया तो किया किस पर? इन्होंने बैक्टीरिया का चुनाव किया था। किसका चुनाव किया था? बैक्टीरिया का चुनाव। तो कहेंगे ग्रिफिथ ने अपने प्रयोग के लिए, इसको सही कर देता हूं, ग्रिफिथ ने अपने प्रयोग के लिए जीवाणुओं का चुनाव किया। जीवाणु नहीं लिखेंगे, जीवाणु का चुनाव किया। ये कौन सा जीवाणु था? जीवाणु का क्या नाम था बेटा? जीवाणु का नाम तो यहां पर लिखेंगे क्या? सेकंड पॉइंट में लिखेंगे जीवाणु का नाम। अब उस जीवाणु का क्या नाम था बेटा? उस जीवाणु का नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। इसका क्या नाम था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नाम था। जिस जीवाणु का चुनाव किसने किया था? याद रखें इस बात को कि जिस जीवाणु का चुनाव ग्रिफिथ ने किया था उसका नाम क्या था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। अब इस जीवाणु को जब उन्होंने चुना तो चुनने के पश्चात उन्होंने चूहों का भी चुनाव किया जिस पर उनको प्रयोग करना था, प्रयोग करना था। तो कहेंगे तीसरे नंबर पर इस प्रयोग के लिए उन्होंने चूहों को लिया। जिसके अंदर क्या करना था? उनको ये बैक्टीरिया क्या करना था? ट्रांसफर करना था। ठीक है, और इसे कहा जाता है ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, एक्सपेरिमेंट, है ना। तो इसे कहते भी हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतरण, यानी ग्रिफिथ का रूपांतरण, ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग, ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग। इसे यह भी नाम दिया जाता है, यह बात भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये एक्सपेरिमेंट क्या था, इस चीज को हम समझते हैं सबसे पहले। अब देखिए इसमें क्या क्या लिया था, एक चीज और भी नोट कर लीजिए। चलिए उसको अगले पेज पे कर देते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या क्या लिया? एक लिया उग्र बैक्टीरिया, नंबर 1 पर क्या लिया? उग्र। ठीक है, दूसरी ओर इन्होंने किसको लिया? अनुग्र को। किसको लिया? अनुग्र को। एक और उग्र को लिया और दूसरी ओर किसको लिया? अनुग्र को। अच्छा, उग्र को कहते हैं वायरुलेंट, और इसको क्या बोलते हैं? नॉन और वी, यानी कि वायरुलेंट। इधर से आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो एक को वायरुलेंट कहा और दूसरे को क्या बोला उन्होंने? नॉन वायरुलेंट। तो ये बात भी आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। और उन्होंने एक का नाम दिया उग्र और दूसरे का नाम दिया क्या? अनुग्र। अब देखिए ये उग्र और अनुग्र थे क्या, ये भी समझ लीजिए। उग्र वाले जो थे वे बैक्टीरिया जो जीवाणु के अंदर, चूहों के अंदर
चूहों के अंदर रोग उत्पन्न कर रहे थे, रोग उत्पन्न कर रहे थे। अब देखिए ये कौन सा रोग उत्पन्न कर रहे थे भाई, निमोनिया है तो इस साइड में आप इसको लिख सकते हैं, ये कौन सा रोग उत्पन्न कर रही हैं, ये कौन सा रोग उत्पन्न करेंगे, ये निमोनिया, निमोनिया कौन सा रोग, निमोनिया रोग, ठीक है, ये कौन सा रोग उत्पन्न करेंगे, निमोनिया रोग उत्पन्न करते हैं। कौन से, स्ट्रेप्टोकोकस, इसके अलावा डिप्लोकोकस भी होता है, इसके अलावा क्या होता है, डिप्लोकोकस। तो यहां पर कहेंगे कि वैसे इस बात को अच्छी तरह से आप याद रखेंगे, ठीक है, कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो होते हैं वो कौन सा रोग, निमोनिया रोग उत्पन्न करते हैं। चलते हैं अपनी उसी स्लाइड पे। अब देखिए कह रहे थे कि भाई ये क्या थे, ये उग्र वाले जो थे, उग्र वाले बैक्टीरिया वह बैक्टीरिया थे जो चूहों के अंदर निमोनिया नामक रोग उत्पन्न कर रहे थे, निमोनिया नामक रोग उत्पन्न कर रहे थे। लेकिन जब हम यहां पर किसकी बात करेंगे, जब हम यहां पर किसकी बात करेंगे, अनुग्र की बात करेंगे, जब किसकी बात करेंगे, अनुग्र, तो इनके लिए क्या कहेंगे, कहेंगे ये चूहों में रोग उत्पन्न नहीं करते हैं, ये रोग उत्पन्न नहीं कर रहे थे। अब उग्र और अनुग्र में ये अंतर था कि उग्र वाले जो बैक्टीरिया थे वो क्या कर रहे थे, वो रोग को उत्पन्न कर रहे थे, लेकिन अनुग्र वाले जो बैक्टीरिया थे वो रोग को उत्पन्न नहीं कर रहे थे। इस बात को ध्यान रखिएगा अच्छी तरह से। अब देखिए सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उग्र वाले बैक्टीरिया को, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उग्र वाले बैक्टीरिया को चूहों के अंदर डाला। ये बात अभी मैं लिख दूंगा, पहले समझ लीजिए अच्छी तरह से। उग्र वाले बैक्टीरिया को चूहों के अंदर डाला, उग्र वाले बैक्टीरिया को चूहों के अंदर डालने के बाद कुछ समय बाद वो निमोनिया से ग्रसित हो गए, कुछ समय बाद वो क्या हो गए, निमोनिया से ग्रसित हो गए। और कुछ समय बाद जब उन्हें भाई ट्रीटमेंट तो मिलेगा नहीं क्योंकि प्रयोग कर रहे हैं, और उस कुछ समय बाद उन चूहों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। दूसरे वाले में उन्होंने अनुग्र को लिया, दूसरे वाले में उन्होंने किसको लिया, अनुग्र को लिया। अनुग्र को लेने के बाद उन्होंने क्या किया कि अनुग्र वाले बैक्टीरियाओं को चूहों में स्थानांतरित किया, या चूहों में उन्हें प्रविष्ट करा दिया, या चूहों में उसे प्रवेश करा दिया। ये अनुग्र थे, ये रोग उत्पन्न नहीं कर रहे थे, वो ग्रसित नहीं हुए निमोनिया से। ऐसी अवस्था में उन चूहों की क्या मृत्यु होगी, नहीं होगी। क्या उन चूहों की मृत्यु होगी, नहीं होगी। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, उग्र वालों को हीट किल्ड किया, वायलेंट वालों को हीट किल्ड किया, इन्हें ताप मृत कर दिया। उसके बाद जब ताप मृत हो गए, उसके बाद इन्हें चूहों के अंदर प्रविष्ट कराया गया। तो देखा कि जब ये हीट किल्ड हो गए तो उसके बाद इन चूहों की भी मृत्यु नहीं हुई। ताप मृत करने के बाद जब उन्हें चूहों के अंदर प्रविष्ट कराया गया तो वो चूहे भी सर्वाइव करते रहे, उनकी डेथ नहीं हुई। फिर जब ग्रिफिथ ने क्या किया कि हीट किल्ड जो थे, जो उग्र वालों को ताप मृत करके उन्हें मार दिया गया था, उन्हें क्या कर दिया गया था, मार दिया गया था, उन्हें किसके साथ, जीवित अनुग्र वालों के साथ क्या करा दिया, क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, मिला दिया। और मिलाने के बाद उन्होंने जब चूहों के अंदर प्रविष्ट कराया तब उन्होंने देखा कि चूहों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, चूहों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो उन्होंने यह अंदाजा लगाया कि कोई ना कोई ऐसा पदार्थ, कोई ना कोई ऐसा पदार्थ उनके अंदर ट्रांसफर हो गया है, रूपांतरित हो गया है या स्थानांतरित हो गया है, जिसके कारण अनुग्र और हीट किल्ड वालों को मिलाने पर उन चूहों की क्या हो गई, जब उन चूहों के अंदर डाला गया तो उन चूहों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो इस चीज को समझने के लिए हम अपनी क्लास को और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम कहेंगे स्टेप नंबर 1, क्या कहेंगे बेटा, स्टेप नंबर 1। पहला स्टेप क्या कहा, पहले कहे स्टेप नंबर 1। तो फर्स्ट स्टेप में क्या किया उन्होंने कि किसको लिया बेटा, उग्र
बैक्टीरिया को लिया, क्या किया उनको किसके अंदर स्थानांतरित कर दिया? चूहों के अंदर। किसके अंदर स्थानांतरित कर दिया? चूहों के अंदर। ये लो तुम्हारे लिए चूहा भी बना दिया, ये लो ये लो ये लो ये लो, ठीक है। तो चूहों के अंदर प्रविष्ट करा दिया। तो चूहों के अंदर प्रविष्ट कराने के बाद कुछ समय के पश्चात चूहों की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। चूहों की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। तो हम क्या कहेंगे इसके लिए? स्टेप नंबर 1 के लिए ध्यान रखिएगा इस बात को अच्छी तरह से कि जब क्या कहेंगे बेटा, देखो डेफिनेशन इससे ही बन जाएगी, जब उग्र वाले बैक्टीरियाओं को किसके अंदर? चूहों के अंदर, चूहों के अंदर क्या कराया जाता है? प्रवेश कराया जाता है। प्रवेश कराया जाता है। तो ये क्या हो जाएंगे भाई? चूहों के अंदर प्रवेश कराया गया, उग्र थे, तो इनके अंदर क्या रोग उत्पन्न हो जाएगा। तो इनमें रोग उत्पन्न हो जाता है। रोग उत्पन्न हो जाता है और कुछ समय पश्चात लिखो या बाद लिख दो, बाद ही लिख देता हूं, बाद। भाई कुछ समय बाद क्या हो जाएगी? चूहों की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। कुछ समय बाद चूहों की क्या हो जाती है बेटा? मृत्यु हो जाती है। तो कुछ समय बाद चूहों की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। अब देखिए ये तो था स्टेप नंबर 1। ये तो क्या था? स्टेप नंबर 1। तो पहले स्टेप में क्या किया? उग्र वाले बैक्टीरियाओं को लिया, उनको चूहों के अंदर प्रविष्ट कराया। चूहों के अंदर प्रविष्ट कराने के बाद वो क्या हो जाते हैं? निमोनिया से ग्रसित हो जाएंगे और कुछ समय बाद उनकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। कुछ समय बाद उनकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। अब चलेंगे हम अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर। देखिए इसके बाद एवरी मैकला और मार्काटी को भी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसको? हर्शे और चेस को। फिर तीनों रिजल्ट एक साथ जब मैं बताऊंगा, कोई जरूरी नहीं भाई एक क्लास में सारे के सारे मैं भी पढ़ा सकता हूं। ऐसा नहीं कि तीनों एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ा सकता, एक क्लास में मैं भी तीनों एक्सपेरिमेंट पढ़ा सकता हूं। लेकिन पॉइंट इज दैट कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपने 13 क्या पूरी की पूरी मैराथन कर लीजिए, लेकिन अगर समझ ही नहीं आया तो मैराथन करने का क्या मीनिंग रह जाएगा। और यहां पर मैं समझाने के लिए आया हूं, अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आया हूं। यहां पर मैं ये नहीं देखता हूं कि मैं 10 टॉपिक को पढ़ा दूं, नहीं। ज्यादा पढ़ने से बेटर है कि हम 1 टॉपिक 2 टॉपिक डेली पढ़ें और हमें अच्छी तरह से समझ में आए। आप देख रहे हैं मैं अपनी हैंड राइटिंग में अच्छी तरह से आपको अच्छे फॉर्मेट में नोट्स देता हूं कि आप एग्जाम में भी लिखेंगे ना बेटा, बहुत स्मूथली आपको जब वो चेक करेगा एग्जाम में ना नंबर भी देगा अच्छी तरह से, ठीक है। तो मैंने कहा भी है कि मेहनत इतनी खामोशी से करिए कि सफलता आपकी शोर मचा देनी चाहिए। और क्या कि ये मत दिखाइए कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, नहीं, इतनी खामोशी से मेहनत करिए कि आगे आने वाले समय में सफलता आपकी जो है ना वो शोर मचा दे। तो बेहतर वही तरीका है, सबसे अच्छा वही तरीका है। तो इस तरीके को फॉलो करते रहें और हमारे लेक्चर को भी फॉलो करते रहें, जिससे आपको हर चीज समझ में आती रहे। चलते हैं हम अपने स्टेप नंबर 2 की ओर। तो कहेंगे हम क्या बेटा? स्टेप नंबर 2 क्या बोलेंगे? कहेंगे स्टेप नंबर, क्या बोलेंगे? स्टेप नंबर क्या आ जाएगा आपका? 2। अच्छा, स्टेप नंबर 2 में उन्होंने क्या किया? स्टेप नंबर 2 में उन्होंने क्या किया कि भाई उन्होंने किया कि अब किसको लिया बेटा? अनुग्र को लिया। किसको लिया? अनुग्र वाले बैक्टीरियाओं को लिया। कौन से बैक्टीरियाओं को लिया? अनुग्र वाले बैक्टीरियाओं को लिया। अब अनुग्र वाले बैक्टीरियाओं को लेकर के उन्होंने उन्हें किसे में प्रवेश करा दिया? चूहों में प्रवेश करा दिया। और चूहों में प्रवेश कराने के पश्चात उन्होंने इसको किस में प्रवेश कराया? चूहों में प्रवेश करा दिया। और देखा उन्होंने कि चूहे क्या थे? चूहे बेटा क्या थे? अब चूहे क्या थे? जीवित थे। क्या थे? चूहे जीवित थे। भाई अनुग्र थे, रोग उत्पन्न नहीं कर रहे थे, और रोग ना उत्पन्न करने के कारण ये ग्रसित नहीं हो रहे थे, तो वो क्या रहेंगे? जीवित रहेंगे।
वो क्या रहेंगे बेटा, जीवित रहेंगे। तो हम कहेंगे भाई इसके लिए भी कुछ तो कहना पड़ेगा, कुछ तो सबके लिए कहना पड़ेगा। तो कहेंगे जब वैसे ही लिखते चले जाएं, अनुग्र वाले बैक्टीरियाओं को चूहों के अंदर प्रवेश कराया गया तो वे रोग ग्रसित नहीं होते हैं, रोग ग्रसित नहीं होते हैं। अतः क्या रहेंगे, चूहे जीवित रहते हैं। अतः चूहे जीवित रहते हैं। अतः चूहे क्या रहेंगे बेटा, चूहे क्या रहेंगे, अब जीवित रहेंगे। भाई रोग नहीं उत्पन्न हो रहा है तो वो चूहे क्या रहेंगे, जीवित रहेंगे। फिर देखिए, फिर कहेंगे, हम कहेंगे स्टेप नंबर 3। क्या कहेंगे बेटा, स्टेप नंबर 3। तो बोलेंगे स्टेप नंबर, क्या कहेंगे, थर्ड वाले स्टेप में उन्होंने क्या किया, मैंने कहा इसमें किया हीट किल्ड। क्या किया उन्होंने, हीट किल्ड। ठीक है, अब कौन सा ले लिया जाए, चलो येलो ले लेते हैं ना। अब उन्होंने क्या किया कि ये क्या हो गया, ब्लिंक कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि उग्र वाले बैक्टीरियाओं को, उग्र वाले बैक्टीरियाओं को ताप मृत किया। क्या किया, ताप मृत किया। ताप मृत करने के बाद मतलब इतना टेम्परेचर दिया कि उनकी मृत्यु हो जाती है, इतना ताप दिया कि उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ताप मृत करने के बाद उन्होंने क्या किया, इनको कहां प्रवेश करा दिया, चूहों में प्रवेश करा दिया। इसको किसमें प्रवेश करा दिया, चूहों में प्रवेश करा दिया। ठीक है, अब चूहों में प्रवेश कराने के पश्चात क्या होगा, ये चूहे भी कैसे क्या रह रहे थे, जीवित। ये चूहे भी कैसे थे, जीवित थे। भाई उन्हें उग्र वालों को जब ताप मृत कर दिया गया तो मर जाते हैं। मरने के बाद जब चूहे के अंदर जब उनको प्रवेश कराया गया तो वो चूहे भी कैसे थे, वो चूहे भी जीवित थे। तो हम कहेंगे क्या कि जब ताप मृत बैक्टीरियाओं को चूहों के अंदर प्रवेश कराया गया तो चूहों के अंदर प्रवेश कराया गया तो वे चूहों के अंदर रोग उत्पन्न नहीं करते हैं, मृत हो चुकी है, नहीं करते हैं। अतः चूहे क्या रहते हैं बेटा, जीवित रहते हैं। क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं। अतः चूहे क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं। अब देखिए, फिर इसके बाद लास्ट वाले स्टेप में क्या कहेंगे, स्टेप नंबर 4। अब आ जाइए कहां पर आएंगे, स्टेप नंबर कहां पर आएंगे, 4 आएंगे। तो स्टेप नंबर 4 पर हम क्या कहेंगे
कहेंगे कि ताप मृत वाले जो क्या थे, बैक्टीरिया थे तथा अनुग्र बैक्टीरिया, कौन से, अनुग्र बैक्टीरिया, इन दोनों को क्या किया उन्होंने, मिला दिया। इन दोनों को क्या किया, मिला दिया। इन दोनों को मिलाने के पश्चात उन्होंने क्या किया, उसे किसके अंदर प्रवेश करा दिया, किसके अंदर प्रवेश करा दिया, चूहों के अंदर प्रवेश करा दिया। अब चूहों के अंदर प्रवेश कराने के पश्चात क्या हुआ कि जब उन्होंने देखा तो इन चूहों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इन चूहों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और जब इन चूहों की मृत्यु हो जाती है तब क्या होगा, अब यहां पर आता है मेन, कहेंगे कि इन चूहों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो जब कहेंगे, जब ताप मृत तथा अनुग्र बैक्टीरियाओं को चूहों के अंदर प्रवेश, क्या हो रहा है ये, प्रवेश कराया जाता है तो चूहों की मृत्यु हो जाती है। अब देखिए, ये बात आज हम जानते हैं कि उग्र वाले जो बैक्टीरिया थे, उग्र वाले बैक्टीरियाओं को जब अनुग्र वालों के साथ मिलाया गया तो उनके अंदर का जो डीएनए पदार्थ था, जेनेटिक मटेरियल था, डीएनए जो था, कौन से, उग्र वाले जो तापमृत किए गए थे उनको मिला दिया गया। जब किसके साथ, अनुग्र वालों के साथ, तो उनका डीएनए इनके साथ मिक्स हो जाता है। तो अनुग्र वाले किसकी तरह व्यवहार करने लगे, उग्र की तरह व्यवहार करने लगे, जिसके कारण इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो भाई ग्रिफिथ ने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि तापमृत उग्र वाले में से, तापमृत, ये बात याद रखेंगे, तापमृत उग्र बैक्टीरियाओं में से कुछ ऐसा स्थानांतरित हुआ जिन्होंने अनुग्र वालों को उग्र में रूपांतरित कर दिया, उग्र में रूपांतरित कर दिया। उन्हें किस में रूपांतरित कर दिया, उग्र में रूपांतरित कर दिया। लेकिन आज हम बेटा ये बात जानते हैं, लेकिन एक बात और भी याद रखिएगा, एक बात और भी अच्छी तरह से याद रखिएगा कि आज हम ये बात जानते हैं कि कुछ जिसका नाम लिखा ना, कुछ ऐसा स्थानांतरित हुआ, उस कुछ की जगह आज हम जानते हैं कि भाई वो कौन सा पदार्थ था, वो जेनेटिक मटेरियल था, वो क्या था, आनुवंशिक पदार्थ अर्थात डीएनए था। वो कौन था, डीएनए था। लेकिन नोट पॉइंट में इस बात को डाल लीजिएगा, मैं नोट पॉइंट में डालने जा रहा हूं, इस बात को नोट पॉइंट में ऐड कर दीजिएगा कि नोट पॉइंट में ऐड कर लीजिए, ठीक है। ग्रिफिथ इस बात को नहीं जानते थे
जानते थे या जान पाए कि वो कौन सा पदार्थ है जिसने अनुग्र वालों को उग्र में परिवर्तित कर दिया। जब ग्रिफिथ से ये पूछा गया कि भाई चलिए ठीक है, हम मानते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट सही है, कोई ऐसा, लेकिन वो कौन सा पदार्थ है जिसने अनुग्र वालों को उग्र में परिवर्तित कर दिया। जब अपने एक्सपेरिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए गए तो उस समय ये इस बात को बता नहीं पाए थे, इस बात का ये जवाब नहीं दे पाए थे कि वो आनुवंशिक पदार्थ था, यानी वो डीएनए था जिसके कारण ऐसा हुआ कि डीएनए के कारण ही ये हो रहा है कि अनुग्र वाले उग्र वालों में परिवर्तित हो रहे हैं। इस बात का जवाब ग्रिफिथ नहीं दे पाए थे। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो अगले लेक्चर में हम एवरी, मैक्लियॉड और मार्कटी, साथ ही साथ हर्शे और चेस का भी एक्सपेरिमेंट करेंगे और उसे पढ़ेंगे अच्छी तरह से। तो वहां पर भी मैं बहुत अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करूंगा। तो अभी यही कहूंगा कि ये वाला लेक्चर आप एक बार और भी देख लीजिएगा, जिससे आपको दोबारा आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अगर वन टाइम में आपको समझ में आता है मतलब मच बेटर है, बहुत अच्छा है बेटा। आप जितना अच्छा कर ले जाएंगे, जितनी अच्छी तरह से कॉन्सेंट्रेट करके, आपको रात के समय में टाइम मिले या कितने भी समय टाइम मिले, लेक्चर को देखिए, अच्छी तरह से समझिए क्या मैं बता रहा हूं, क्या मैं समझा रहा हूं, कैसे कैसे स्टेप लेकर के मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं और मैं आपको समझाने का हर एक अथक प्रयास कर रहा हूं। तो जितना भी हो सके मेरा यही कहना है कि ये लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए। और अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मैं उसको ज़रूर बताऊंगा कि हाँ ऐसा क्यों हो रहा है। तो रखते हैं आज की क्लास के लिए इतना ही। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।